तो आज हम लोग फ्लूइड में सरफेस टेंशन का चर्चा करेंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन फ्लूइड का फोर्थ पिलर है। फ्लूइड में 4 पिलर हैं, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड में। पहला टॉपिक फ्लूइड स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं। दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वगैरह। तीसरा विस्कोसिटी, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब पढ़ते हैं। और आखिरी जो पिलर है वो है सरफेस टेंशन। ठीक, क्या होता है सरफेस टेंशन, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले 2 इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में जानिए। एक फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ कोहेजन और एक फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ एडहेजन। ठीक है, ये फोर्स ऑफ कोहेजन और एडहेजन क्या होता है, जरा उसके बारे में समझते हैं। फोर्स ऑफ कोहेजन होता है फोर्स बिटवीन या अट्रैक्शन फोर्स, बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपने सुना होगा ना, मैटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। और ये फोर्स का दूसरा नाम वंडर वॉल्स फोर्स भी कहते हैं। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जब 5 एंगस्ट्रॉम से कम की दूरी में आता है तो उनके बीच एक वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ। तो जब दोनों मॉलिक्यूल सेम ही मैटर का हो तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको कोहेजन कहते हैं। और अगर डिफरेंट मैटर का हो तो उनके बीच के फोर्स को एडहेजन कहते हैं। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मैटर तो कोहेजन कहलाएगा। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर हो तो क्या कहलाता है, एडहेजन कहलाता है। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब जा देखिए, अगर मैं एक कंटेनर लूं, इमेजिन करिए कि एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड रखा हुआ है। इसमें लिक्विड रखा हुआ है, तो अगर आप एक लिक्विड को कंसिडर करें जो इसके विसिनिटी में है, इसके मटेरियल में अंदर बीच में कहीं पे, तो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल उसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, ऊपर वाला भी खींच रहा होगा, नीचे वाला भी खींच रहा होगा, इधर वाला सब तरफ का खींच रहा होगा, नहीं खींच रहा होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा या लिक्विड मॉलिक्यूल होगा, इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर इसको बोलते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल इन बल्क। इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। इस पर नेट फोर्स क्या होगा, सब लोग तरफ का मॉलिक्यूल को खींच रहा है। लेकिन आप जरा इस सरफेस के मॉलिक्यूल को देखिए, जो इस लिक्विड का टॉप सरफेस है, इसके मॉलिक्यूल को देखिए। तो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, इधर वाला खींच रहा होगा, इधर वाला खींच रहा होगा, लेकिन ऊपर तो कुछ है नहीं, हवा मान लीजिए तो हवा थोड़ा बहुत खींच रहा होगा। तो क्या आप कहेंगे कि इस पर नेट फोर्स 0 है? नहीं। मॉलिक्यूल एट सरफेस जो है, मॉलिक्यूल एट सरफेस जो है फील्स नेट डाउनवर्ड अट्रैक्शन, ऐसा फीलिंग होता है इसको। तो सरफेस का मॉलिक्यूल और बल्क का मॉलिक्यूल में फर्क है, ये बात समझ में आया? इसीलिए सरफेस के मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या करता है, ये प्रॉपर्टी करता है कि क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो सरफेस का है ये बल्क की तरफ खिंचा रहा है, इसीलिए ये सरफेस जो है अपने सरफेस को मेंटेन रखने के लिए एक स्ट्रेस्ड मेंबर जैसा बिहेव करता है, एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। मेम्ब्रेन समझते हैं आप लोग क्या होता है? जैसे आप रबर का एक सीट समझ लो, उसके जैसा ये बिहेव करता है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जैसा। और अगर कोई चीज स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होगा तो आप उसे स्प्रिंग जैसा समझ सकते हैं,
स्प्रिंग होंगे बहुत सारे उसमें अरेंज, और स्प्रिंग जब खिंचाता है तो ऐसे केस में क्या स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर होता है। किसी के शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी हो उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस सरफेस के पास एक एनर्जी पैदा हो जाता है जिसे हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, ये आपको सीट मिला है, सीट के पहले पैसेज में यही लिखा हुआ है, लिखिए। हेडिंग डालिए सरफेस टेंशन, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए फिर आप ये बात लिखिएगा। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, surface tension is the property of a liquid, is the property of a liquid due to which its free surface, due to which its free surface tries to have मिनिमम सरफेस एरिया। हम लोग इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे कि मिनिमम सरफेस एरिया क्यों चाहता है। ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एंड बिहेव्स एज स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एंड बिहेव्स एज स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो हम लोग क्या सीखे कि टू मेंटेन सरफेस द मॉलिक्यूल्स टुगेदर एट सरफेस बिहेव्स एज stressed membrane। और अगर ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहे हैं तो इसमें क्या स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। इस वाले एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इसे हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं और यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से। ये सरफेस एनर्जी कहां पे एनर्जी है? उस पूरे सरफेस पर है। ये सरफेस एनर्जी कहां पे एनर्जी है? पूरे सरफेस पे है। तो सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय वो सरफेस एरिया सरफेस टेंशन कहलाता है। सरफेस टेंशन को टी से लिखते हैं, कहीं कहीं आपको एस से लिखा हुआ मिलेगा। तो मैथमेटिकली देखो, ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन था। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या था? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। अब फिजिक्स में हर चीज का दो डेफिनेशन होता है, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन और दूसरा। तो मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन is surface energy per unit surface area, per unit surface area। तो T is equals to क्या होता है? U by A। हम लोग T यूज क्या करेंगे? तो T is equals to क्या होता है? U by A। What is A? Surface area। What is A? क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया? सरफेस टेंशन क्या होता है? फील कर पाए सरफेस टेंशन को? पक्का? अब इसको लिखो जल्दी से। हाँ, ये सरफेस बिहेव्स एज स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मतलब होता है रबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? इलास्टिक लाइक कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है?
जैसे हम लोग इलास्टिक जीन्स पहनते ना, उसको वो थोड़ा सा खिंचा जाता है आराम से, तो वैसा नहीं। समझ गए ये? तो सरफेस टेंशन को थोड़ा और समझते हम लोग। पहले तुम लोग एनर्जी के टर्म में समझे। अब देखो कहा गया कि भाई एनर्जी है, एनर्जी वर्क की वजह से होगा, और वर्क की वजह से, वर्क किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। तो एक हम लोग फोर्स भी इमेजिन कर सकते हैं सरफेस टेंशन का। इमेजिन कर सकते हैं मतलब सोच सकते हैं। तो सही में एक फोर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो पहले इस बात को हम लोग समझने के लिए फील करते हैं अपने अंदर कि क्या सरफेस सच में कोई फोर्स लगाता है, तब तो वो फोर्स क्या होगा, कितना होगा, उसके बारे में सोचा जाएगा। पहले तो सच में फोर्स लगाता है क्या सरफेस टेंशन? तो आप इमेजिन करो कि मैं इस प्लास्टिक के पेन को, ये प्लास्टिक का है, और इसे मैं पानी के ऊपर रख दूं, ठीक, पहले केस में, और दूसरे केस में मैं इसे टेबल पे रख दूं। टेबल से मुझे इसे उठाने में जो एफर्ट लगाना पड़ेगा या फोर्स लगाना पड़ेगा, और पानी के सरफेस से उठाने में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा या अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा? श्योर है आप? अच्छा, कौन किस में ज्यादा लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा थोड़ा फील होगा कि थोड़ा सा वो चिपक गया है उससे, और उठाने के साथ थोड़ा मुझे दिक्कत कर रहा है ना। चलिए मैं इस बात को थोड़ा डायग्राम समझाता हूँ। ये डायग्राम आपके सीट में पहले वाले पे देखिए बनाया हुआ है। ये सीट का पहला डायग्राम देखिए बनाया हुआ है। मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वो लिक्विड है, और इस पर आपने ये रॉड रखा हुआ है, ये सिलेंडर। आप इधर से देख रहे हो तो इसके सिलेंडर का सिर्फ क्या दिख रहा है आपको? क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप इसे उठाएंगे, तो क्या होगा? यहां पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है पानी का मॉलिक्यूल और दूसरा एयर। ये पानी का मॉलिक्यूल और ये दूसरा इस मार्कर का, इस पेन का जो प्लास्टिक का मॉलिक्यूल्स है, वो दोनों आपस में यहां पे चिपके हुए थे ना। कौन से फोर्स की वजह से? फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से। तो जैसे ही आपने ऊपर उठाना शुरू किया, मान लो स्लोली, तो ये मॉलिक्यूल इसके साथ क्या हो जाता है? ऊपर उठने लगता है। तो ये मॉलिक्यूल का शेप, इस सरफेस का शेप कुछ ऐसा दिखने लगता है। इस सरफेस का शेप कुछ ऐसा दिखने लगता है। अब सही से इमेजिन करना, अगर ये पेन पानी पे रखा हुआ है, तो इस पेन का कौन कौन सा हिस्सा वेट होगा? कौन कौन सा हिस्सा पे मॉलिक्यूल चिपके होंगे? नीचे वाला पे, मतलब नीचे वाले की वजह से ही यहां पे, इस वाले सरफेस पे, और वो नीचे से होते हुए यहां पे, है ना। तो हम दो लेंथ इमेजिन कर सकते हैं, यहां वाला लेंथ, दूसरा यहां वाला लेंथ। जब आप इसे उठाएंगे तो ये सरफेस ऐसे हो जाएगा, ऐसे, यहां वाला, ठीक है। एकदम हम लोग धीरे धीरे उठा रहे हैं तो सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये वाला इधर वाला सरफेस भी ऐसे हो जाएगा। तो दो सरफेस आपको ऐसे दिखेंगे, और इनके वजह से फोर्स क्रिएट होगा। सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के अलोंग लगता है, सरफेस के अलोंग लगता है। तो देखिए सरफेस अभी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो इस सरफेस के अलोंग ऐसे होगा, और दोनों जगह लगेगा, दोनों साइड पे लगेगा, ठीक। तो इस फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये हम लोग फोर्स टू लिफ्ट है, फोर्स टू लिफ्ट द रॉड, ठीक है। और जो नीचे मैंने दो फोर्स दिखाए वो किसके फोर्स है? सरफेस टेंशन के फोर्स हैं, और उनको हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कहलाता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये F T इनटू L के बराबर। तो इस सरफेस पे, इस सरफेस की वजह से भी लगेगा और इस सरफेस की वजह से भी, ठीक। और इस पर mg तो नीचे लग ही रहा था पहले भी, इस पर mg तो नीचे लग ही रहा था पहले। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए? mg प्लस 2TL। इसको अगर मैं F डैश कह दूं तो F डैश का वैल्यू कितना होगा? mg प्लस, जबकि सिर्फ जब सरफेस पर, टेबल पे रखा हुआ था, आपको mg के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाने पे वो उठ जा रहा था।
लेकिन लिक्विड में ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक, तो ये समझ में आया। तो इसको हम लोग डिफाइन किए हैं, सरफेस टेंशन का फोर्स को कैसे डिफाइन किए हैं, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। एंड व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ वह लेंथ है जितना लेंथ लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में है, जितना लेंथ लिक्विड सरफेस के। इस बात को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कुछ और डायग्राम के हेल्प से। जब भी आपको सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लिखना हो तो आप देखना कि बॉडी कैसा है, जिस बॉडी को पानी के ऊपर रखा गया वो कैसा है, और वो उस पानी के सरफेस को कितने हिस्से में डिवाइड कर रहा है। जैसे जब आप रॉड रखेंगे तो पानी के सरफेस को दो हिस्से में डिवाइड कर देगा, एक इधर वाला हिस्सा, दूसरा इधर वाला हिस्सा, इसलिए टीएल इधर भी टीएल इधर भी। अच्छा, जब ये रखा हुआ था तब सरफेस कैसे था? तब सरफेस ऐसे था, बोलो। जब ये तैर रहा था तब सरफेस कैसे था? ऐसे। तब सरफेस टेंशन का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहे थे, तब इस रॉड पर टीएल ऐसे लग रहा था। सरफेस टेंशन का फोर्स पैरेलल टू सरफेस लगता है, इट एक्ट्स पैरेलल टू। इसको समझिए, मान लीजिए जो पानी है हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? तो आपको टॉप व्यू दिखा रहे हैं। तो ऊपर से मान लो सिलिंड्रिकल फ्रंट बकेट है, सरफेस ऐसा दिखेगा नहीं पानी का, बोलो। ये टॉप से ऊपर से देख रहे हैं। तो अगर ये रॉड है, अब रॉड टॉप से देख रहे हैं, ये रॉड ऐसा दिखेगा, एमजी इस पे अंदर की तरफ लग रहा है, समझ रहे हैं ना? कैसा बकेट में रॉड रखा हुआ है, अब लोग ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से डायग्राम बना रहे हैं। तो जो इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, इधर एक, इधर दूसरा, ये T/L, ये भी ठीक। ये रॉड है, इस पर टीएल इधर लग रहा है, इधर टीएल इधर लग रहा है, बैलेंस किया हुआ है। जब आप इसको ऐसे उठाए तो ये मॉलिक्यूल्स जो चिपके हुए थे, पहला मॉलिक्यूल जो होगा इस प्लास्टिक का, उसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल पानी का होगा, लिक्विड का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बगल में एक दूसरा लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब जुड़े हुए हैं। इस प्लास्टिक से चिपका मॉलिक्यूल की वजह से ये लेयर ऐसे उठने लगेगा, ठीक है। और ये लेयर उठ के ऑलमोस्ट ऐसे टेंजेंशियली हो जाएगा, जब तक कांटेक्ट ब्रेक नहीं करता है तब तक ये लेयर क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स, सरफेस ऐसे था तो टीएल इधर लग रहा था पहले, अब वो क्या हो गया? ऐसे लगने लगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसा मत सोचिए कि अंदर की तरफ लगता है, सरफेस के पैरेलल लगता है, सरफेस के। तो ये सरफेस के पैरेलल लग रहा है ऐसे। मैं इसको और थोड़ा सा 3D में दिखाना चाहूं, वैसे आप देख सकते हैं। अगर ये वो सरफेस है इस कंटेनर में, और ये वो रॉड है, ये वो रॉड है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे, इसी चीज को हम यहां समझ रहे हैं। और इसी चीज को यहां दिखाएं कि जब लिफ्ट करते हैं तब, when lifted slowly, when lifted, तब ये सरफेस ऐसा बन जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन समझ में आया? तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। तो ये रॉड था, तो उसने दो पार्ट में सरफेस डिवाइड किया था, इसलिए 2 बार टीएल लिखना पड़ा। अब इमेजिन करो रॉड की जगह ये रिंग ले लें, प्लास्टिक का रिंग है, लोहा का होगा तो पानी में गिर जाएगा, प्लास्टिक का है। इसको जब आप पानी के सरफेस पे रखेंगे तो ये पानी के सरफेस को कितने हिस्से में डिवाइड करेगा? दो हिस्से में डिवाइड करेगा ना, एक इसके बाहर का, दूसरा इसके। तो पानी का मॉलिक्यूल जो चिपकेगा कहां से चिपकेगा? इसके बाहर वाले से और इसके। कितना फोर्स होगा? तो फोर्स मैंने क्या बताया? T/L, और वो L है कि कितने लेंथ से वो चिपक गया पानी। तो कितना लेंथ से चिपक गया होगा? 2πr आउटर वाला भी और 2πr, इसका थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, तो आउटर वाले पर भी लगेगा, जब उठाएंगे तो नीचे की तरफ T/2πr, और इनर वाले पे भी कितना नीचे लगेगा? T/2πr। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mg प्लस 4πr × t। होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं रिंग के लिए दिखाऊं,
अगर अभी मैंने रॉड के लिए दिखाया था, अब मैं किसके लिए दिखा रहा हूं? रिंग के लिए। तो ये रिंग है, इस रिंग के आउटर सरफेस पर भी फोर्स लगेगा T इंटू 2πr, और इनर सरफेस पर भी लगेगा। इसको मैंने ग्रीन से लिखा है T इंटू 2πr, और इसका mg तो नीचे लगेगा ही, तो इसको लिफ्ट करने के लिए f डैश का वैल्यू कितना होगा? mg प्लस 4πr। समझ रहे हैं? लेकिन अगर इस रिंग के जगह डिस्क होता, इस रिंग के जगह क्या होता? डिस्क। सीडी का कैसेट रखते, अंदर वाला भी भरा हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ है, तो फिर डिस्क का कितना सरफेस कांटेक्ट में आता है? पाई स्क्वायर। लेंथ कितना कांटेक्ट में आता है? 2πr ही खाली आउटर वाला, अंदर वाला अब लेंथ कांटेक्ट में आता है क्या पानी के? समझ रहे हैं मेरी बात? नीचे वाला आता, लेकिन अंदर वाला, तो एक ही लेंथ क्रिएट होता है 2πr। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगता है? T इंटू 2πr। T इंटू, तो रिंग में कितना हो जाएगा? 4πr, और डिस्क में कितना हो रहा है? सिर्फ। रीजन समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? इसी तरह स्क्वायर प्लेट ले ले पूरा, तो प्लेट अंदर से भरा होता है, तो सिर्फ 4a बनेगा। और अगर मैं स्क्वायर फ्रेम ले लूं, फ्रेम मतलब अंदर से खोखला, फ्रेम मतलब जैसे फोटो फ्रेम होता है ना, तो अंदर से खोखला है, वो सिर्फ फ्रेम है चारों तरफ, तो उसमें 8a लेना पड़ेगा। क्यों? 4a बाहर वाला भी पे फोर्स लगेगा और अंदर वाला भी। ठीक? तो एक सवाल आईआईटी ने इसके ऊपर पूछा था, पहले आप इसको लिखो फिर मैं वो सवाल कराता हूं। और ये सीट में देखिए ये सब डायग्राम बने हुए हैं, ये दूसरे वाले नंबर पे यही वाला डायग्राम बना, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना हुआ उसमें, तो आप फील भी कर सकते हैं। इसलिए सीट में एक बार देख लीजिए, 3-4 डायग्राम बने हुए खूब अच्छे से। तो आईआईटी ने क्या सवाल पूछा था? आई थिंक 2004 में सवाल पूछा गया था। और सवाल ये पूछा गया था कि देखिए एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर का ये जो पूरा लेंथ है ये 2a है, कितना है? और इसमें लिक्विड रखा गया, और उस लिक्विड के ऊपर एक निडल रख दिए। क्या रख दिए हैं? जिससे उसका सरफेस सीधा ना होके थोड़ा सा डिप हो गया। वो सरफेस थोड़ा सा क्या हो गया? भाई कुछ सरफेस है, वो सरफेस पूरा एक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है, जाल समझ सकते हो, और उस पर कुछ रखोगे तो वो सरफेस वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? झुक जाएगा ना। श्योर है आप लोग? मैं एक चादर खींच के रखूं और उसके ऊपर एक पेन रख दूं, तो जहां पे रखूंगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, और बाकी पार्ट तो क्या रहे, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो निडल रखने की वजह से ये जो लिक्विड सरफेस था कुछ ऐसा हो, पहले ऐसा था लेकिन अब थोड़ा सा नीचे हो गया। इतना भी नीचे नहीं होगा, लेकिन डायग्राम दिखाने के लिए। ये ऊपर वाला मिटा देता है, ये इनिशियली सरफेस ऐसा था, ठीक है। अगर इस निडल का मास, ये जो निडल है इसका मास m है, इसका मास कितना है, और इस पर सरफेस टेंशन लग रहा होगा, कैसे? नीचे की तरफ सरफेस टेंशन, ऊपर साइड में ऐसे सरफेस टेंशन अभी ऐसे लग रहा होगा, सरफेस के अलॉन्ग लगता है सरफेस टेंशन, सरफेस के अलॉन्ग लगता है। जब भी भाई ये सरफेस ऐसे था तो सरफेस ऐसे थे, ऐसे निडल था, सरफेस ऐसे था, तो सरफेस टेंशन टीएल इधर लग रहा था, टीएल, अब निडल थोड़ा झुका दिया सरफेस को, तो ये ऐसे हो गया ना सरफेस टेंशन, सरफेस जैसे वैसे सरफेस टेंशन। तो ये टीएल और ये भी कितना, और इस पर mg किधर लग रहा है, तो आपको बताना था कि वो कितना डिप्रेशन होगा, कितना वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, a needle
of linear mass density lambda, of linear mass density lambda. linear mass density क्या होता है? mass by length. mass by मतलब क्वेश्चन में इस निडल का मास नहीं दिया हुआ है और इस निडल का लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन m by l lambda दिया हुआ है. So a needle of linear mass density lambda is placed on a liquid surface, on a liquid surface of surface tension, of surface tension T, due to which the surface gets depressed by y, which is very very less than p. बहुत छोटा होगा वो depression. Find y. Find y. तो बहुत सिंपल सा सिचुएशन है ये. देखिए हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा जज करते हैं. अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल बात करूं तो हम लोग इस डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? y. इस डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? अब यहाँ डायग्राम बहुत छोटा सा हॉच पॉच हो जाएगा, तो हम लोग अलग से डायग्राम बना रहे हैं. इस निडल का एफबीडी बना रहे हैं अलग से. इस निडल का हम लोग अलग से क्या बना रहे हैं? एफबीडी. तो ये जो निडल है इस पर mg कितना लग रहा होगा? नीचे. सरफेस टेंशन का फोर्स ये TL इधर और ये TL इधर. ठीक. और ये वो डिप्रेशन है कितने के बराबर? y के बराबर, जो हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो गौर से देखिए ये पूरा लेंथ 2a है, तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा? a. ये लेंथ कितना हो जाएगा? अगर मैं ये लेंथ पूछूंगा तो क्या लिखेंगे आप? अंडर रूट, है ना. और ये निडल तो इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. उस पर नेट फोर्स देखिए, ये एंगल कितना है? थीटा. बाय सिमेट्री ये एंगल भी कितना है? तो इस TL के दो कंपोनेंट होंगे, TL cos थीटा, बोलो TL cos थीटा किधर? और TL sin थीटा इधर. इस TL के भी दो कंपोनेंट होंगे, TL cos थीटा ऊपर और TL sin थीटा इधर. दोनों एक दूसरे क्या कर लिया? तो अब नेट फोर्स 0 कर दो. F नेट क्या होगा इस पर? 0. तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? इज इक्वल्स टू कितना हो गया? तो इसको लिख सकते हैं 2TL इंटू कॉस थीटा. इस ट्रायंगल से कॉस थीटा क्या लिखोगे? बेस a बाय, कौन बोला ये? y बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू mg. ठीक. और a और y में y बहुत छोटा है a से, तो हम लोग y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. देखो जब भी नेग्लेक्शन का बात आता है तो जब कोई चीज प्लस में हो या माइनस में हो तभी नेग्लेक्ट करते हैं. कोई बड़ा सा नंबर के साथ कोई छोटा सा नंबर प्लस में हो या माइनस में. और नेग्लेक्ट करने के लिए दो नियम है. पहला नियम कहता है कि जो छोटा टर्म है अगर उसका पावर 1 है, अगर उसका पावर 1 है तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे. ठीक. बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x का पावर n इज इक्वल्स टू nx. ठीक. अभी यहाँ यूज नहीं है, कभी यूज पड़ेगा तो बताऊंगा. और अगर पावर 2 है, 3 है, 4 है तो छोटा है, स्क्वायर करोगे तो और क्या हो जाएगा? क्यूब करोगे तो और, तो फिर आप डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर डायरेक्ट नेग्लेक्ट करने के बाद बहुत एब्सर्ड सा कुछ टर्म आ जाए, एब्सर्ड सा मतलब जैसे 0 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो फिर वहां भी आपको क्या लगाना है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही लगाना है. तो अप्रोक्सीमेशन का रूल समझ में आया? क्या है अप्रोक्सीमेशन का रूल? अगर जो छोटा टर्म है उसका पावर कितना हो तो आपको क्या लगाना है? हमेशा. और अगर उसका पावर 2, 3, 4 हो तो डायरेक्ट नेग्लेक्ट करेंगे. लेकिन कुछ एब्सर्ड सा वैल्यू नहीं आना चाहिए, 0 इन्फिनिटी ऐसा टाइप का, है ना. मतलब ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट कर दिया फिर सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, आंसर आ गया 0, जैसे y आ जाए 0 नेग्लेक्ट करके, तो वो चीज फिर गलत होगा. फिर आपको बाइनोमियल लगाना पड़ेगा. यहाँ पे y स्क्वायर है तो नेग्लेक्ट कर दो डायरेक्ट बाई a स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो नेग्लेक्ट करेंगे सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, तो
ए आ जाएगा। कोई absurd सा टर्म तो नहीं आया मेरे पास। इज इक्वल्स टू mg, तो एक लाइन सॉल्व कर दीजिए खाली। हम लोग को y निकालना ना, हम लोग क्या निकालना है, तो ये हो जाएगा amg बाई 2tl, और ये जो m बाई l है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा, तो a लैम्डा g बाय, ये आंसर है समझ में? पक्का इजी सवाल था। ये सवाल हो सकता है जेईई मेंस में रिपीट भी हो जाए, लेकिन अच्छे से। चलिए, तो अब सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ लेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है, आपको फील आ गया इस पे। अब इसके वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो हमें देखना है। क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं? तो पहला रिजल्ट जो क्रिएट होता है वो है एक्सेस प्रेशर। क्या क्रिएट होता है? एक्सेस प्रेशर। ये क्या होता है जरा समझिए। अगर कोई सरफेस है लिक्विड का, अगर एक लिक्विड सरफेस है और ये फ्लैट, ये कैसा लिक्विड सरफेस है? फ्लैट लिक्विड सरफेस, ठीक है। फ्लैट लिक्विड सरफेस का मतलब कि इसके नीचे हो सकता है लिक्विड, ऊपर में क्या होगा, एयर है, लेकिन ये सरफेस कैसा है, फ्लैट है। तो दोनों साइड प्रेशर सेम रहता है। इधर साइड प्रेशर P1, इधर साइड प्रेशर, तो P1 और P2 क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन अभी TL इधर लगेगा, वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। TL एक दूसरे क्या कर लिए, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर ये सरफेस ऐसा रहा, ये सरफेस ऐसा रहा, ये है अब लिक्विड सरफेस, ठीक। तो इस सरफेस के लिए एक वर्ड और लिया जाता है, उसको बोलते हैं मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। लिक्विड ऐसे है, ठीक है। अब आप इस मिनिस्कस को कैसे देखेंगे, कहां से देखोगे? तुम्हारा आंख कहां होगा, यहां की यहां? यहां से नहीं देख सकते, कम दिखेगा। अरे पानिया में घुस कैसे देखो का? हाँ, या दारू का लेयर है उसमें घुस करके जो देखेंगे, समझ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं जान करके, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो गया। कॉनकेव कहेंगे कॉन्वेक्स, सर इधर से तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, और ऊपर से किधर से देखोगे, ऊपर से, है ना। ऐसे पानी में घुस के नहीं देखना है, किधर से देखेंगे, ऊपर से। देखो आंख बना देते हैं, आई, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिनिस्कस। ऐसे केस में दोनों साइड प्रेशर सेम नहीं होता है, दोनों साइड प्रेशर सेम नहीं होता है। ऐसे केस में कॉनकेव साइड का प्रेशर अगर P1 कहे इधर का प्रेशर, और इधर का प्रेशर अगर P2 कहे, तो P1 जो होता है P2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। P1 क्या होता है P2 से, और इनका जो डिफरेंस है ये एक्सेस प्रेशर कहलाता है। डेल्टा P क्या कहलाता है, एक्सेस प्रेशर कहलाता है, ठीक। और इस एक्सेस प्रेशर का वैल्यू 2T/R के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 2T/R। 2 तो आप जानते हैं नंबर है, T सरफेस टेंशन है, और R क्या है? तो भाई ये जो सरफेस है, ये कर्व है, तो इस कर्व का कहीं ना कहीं सेंटर क्रिएट हो रहा होगा, तो इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो है। सो व्हाट इज R? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है, लेकिन हम लोग प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं अभी। ये याद रखिएगा, एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/R। इसी तरह तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है कि जब लिक्विड सरफेस कर्व हो, तो कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से हमेशा ज्यादा होता है। हमेशा प्रेशर, हमेशा एक्सेस प्रेशर में क्या लिखेंगे हम लोग,
इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स। और ऐसा क्यों होता है? अच्छा, रीजन अगर जानना हो तो सरफेस टेंशन की वजह से। देखिए पहले सरफेस टेंशन में टीएल कैंसिल कर दे रहा था, अब ये टीएल इधर हो गया ऐसे, तो इसका कंपोनेंट हुआ कि नहीं ऊपर की तरफ, बोलो। तो इस सरफेस पर अगर देखिए तो P2 भी लग रहा है ऊपर, और सरफेस टेंशन का फोर्स भी किधर लग रहा है? ऊपर। तो P1 नीचे लग रहा है, दोनों बैलेंस करना चाहिए। तो ऊपर से लग रहा है P1 और नीचे से लग रहा है P2 प्लस TL, बोलो TL का समथिंग। तो P1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया कि नहीं P2 से? अगर मैं लिखूं कि P1 इज इक्वल्स टू है P2 प्लस समथिंग, तो कौन इसमें बड़ा है? P1 की P2? पक्का ना, श्योर है ना? अरे मान लो कुछ वैल्यू यार, ये 5 प्लस 2 ये कितना? 7। तो P1 ज्यादा होगा कि नहीं? तो ऊपर से लग रहा है P1 और नीचे से क्या लग रहा है? P2, और सरफेस टेंशन का जो दो फोर्सेस है उसका कंपाउंड ऊपर, बोलो। क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के टेंजेंशियल लगता है, बुझला? तो इस वजह से कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से क्या होता है, और ये प्रेशर डिफरेंस कितने के बराबर होता है? 2T/r। इसको बोलते हैं कॉन्केव मेनिस्कस। इसी तरह ऐसा भी मेनिस्कस हो सकता है। अच्छा, हम कंटेनर नहीं बना रहे सब जगह, कंटेनर आप समझ लीजिए कि बना हुआ है, अब लिक्विड हवा में थोड़ी रखा रहेगा जी, इसमें भी कंटेनर है ऐसे। अब लोग ऐसा नहीं ना सोचे थे कि लिक्विड हवा में तैर रहा है, तो पता नहीं, बच्चा लोग का भरोसा नहीं करना चाहिए कभी। स्टूडेंट्स आर अनफेथफुल, आगे नहीं बोलेंगे। ये देखो ऐसा कर्व होता है, ठीक है, ऐसा कर्व होता है। इसको किधर से देखोगे? किसी को नीचे से देखने का मन है क्या? क्या नाम होगा इसका? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स ऊपर से है, तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 कहते हैं बाहर का, यहाँ का प्रेशर P2, तो कौन ज्यादा होगा? P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा? P2 ज्यादा होगा। P2 विल बी ग्रेटर देन, और ये P2 माइनस P1 कितने के बराबर होगा? 2T/r। इसी को एक्सेस प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, वो भी समझिए। ऐसा कभी देखे नहीं हो, ये बोलो। ऐसा तो देखे हैं सर कुछ जगह, ऐसा भी देखा है, ऐसा नहीं देखना है, यही बोलना चाह रहा हूँ ना। हाँ, दिखाते हैं भाई, अब दिखा तो सकते नहीं है, मतलब बता देते हैं कि कहाँ होता है, नेट पे जाके सर्च करना। ऐसे सरफेस होते हैं सही में, ये आपके सीट में मैंने लिख दिया है कहाँ कहाँ होता है। देखो ये वाला केस तब होता है जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 के बराबर हो। कहाँ कहाँ का एडहेसिव फोर्स? तो सरफेस क्या बात समझिएगा, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, ये कंटेनर से जहां सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 के बराबर हो तो फ्लैट सरफेस होगा। अगर इस पॉइंट पर, जैसे इस केस में, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 से ज्यादा होता है, ठीक है, और इस केस में यहां पर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 से कम होता है, ठीक। आप इसको एज टेबल याद रखिएगा, पूरा टेबल में बता दे रहा हूं कैसे बनाऊं। ये एक केस है, ठीक है। अगला देखो कॉन्सिक्वेंस। हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है कि जो कंटेनर का सरफेस है और जो लिक्विड का सरफेस है, जहां पर मीट कर रहा है वहां पर आप दो लाइन बनाइए। वहां पर कितने लाइन बनाइए? एक कंटेनर के सरफेस के अलॉन्ग बना दीजिए और दूसरा लाइन उस मेनिस्कस पे बना दीजिए, ठीक है, जैसा सरफेस है वैसा पे। तो यहाँ पर दो लाइन बनाइए इस पॉइंट पर, एक कंटेनर के अलॉन्ग अंदर में, हमेशा लिक्विड की तरफ, ठीक है, बाहर नहीं, और दूसरा लिक्विड के सरफेस पर, ऐसा। तो एरो दिखा दिए। इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा सी। तो थीटा सी इस केस में कितना होगा बताओ? 90 डिग्री होगा।
यहां बताओ, अगर मैं यहां बनाऊं तो एक लाइन ऐसे बनेगा और दूसरा लाइन इस सरफेस पर टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो ये दिखेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। इससे वो ये वैल्यू थीटा सी 90 डिग्री से बड़ा होगी, छोटा छोटा होगा। और इस केस में ये सरफेस ऐसे है और लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट ऐसे है, कितना एंगल बनेगा? 90 से। ठीक, इसके एग्जांपल भी मैंने आपको सीट में लिख के दिए हैं कि ऐसा किस में होता है। मैं एग्जांपल लिख भी दे रहा हूं, चलिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये वाला बनता है वाटर और ग्लास में, ऐसा ये किसमें बनता है? इसका एग्जांपल है वाटर, मतलब टैप वाटर, प्योर वाटर नहीं, टैप वाटर एंड ग्लास, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, थोड़ा ऐसा ही देखे होंगे भी आप। ये वाला बनता है Hg एंड सिल्वर। सिल्वर के ग्लास में अगर मरकरी को डाल दो तो ऐसा दिखेगा। और ये वाला बनता है वाटर इन सिल्वर। ठीक है, चांदी के बर्तन में अगर पानी रखोगे तो एकदम सीधा सीधा दिखेगा। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए ये, और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ऐसा कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ एंगल फिक्स नहीं है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, तो आपको याद भी नहीं रखना है। हालांकि इस सीट में मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए आपको याद रखना, मतलब जानने के लिए, लेकिन वो याद नहीं रखना। समझ गए? इस एक्सेस प्रेशर की वजह से एक दो पॉइंट हम लोग ध्यान रखते हैं। तो एक बहुत फेमस चीज पूछा जाता है, तो ये तीनों केस हम लोग पढ़े। और थीटा सी क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज थीटा सी? थीटा सी क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि एक्सेस प्रेशर किसके वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। और इस एक्सेस प्रेशर की वजह से आपको दो चीज याद रखना है, एक होता है सोप बबल और एक होता है वाटर बबल। वाटर, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग है, और क्या डिफरेंस है ये जानना है। तो सोप जो होता है, सोप बबल बनाए हो कभी? वो साबुन से हाथ में रगड़ो करके पोको, आजकल तो मार्केट में मिलता भी है, वो ऐसे करके घुसाओ और करो, निकलता है। तो सोप बबल जो होता है, सोप बबल में दो सरफेस होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको सोप फिल्म भी लिखा हुआ मिलेगा। सोप बबल या सोप फिल्म एक ही चीज है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोप जो है सिर्फ इतने ही भाग में है, इतने ही भाग में वहां पे सोप है जो बबल बना है, मटेरियल इतने ही भाग में है। बाकी इधर भी क्या है और बाहर में भी क्या है? एयर। बाहर में भी क्या है? और इसका रेडियस r है। मीन रेडियस कितना है इसका? r। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर प्रेशर P0 है, आउटर प्रेशर PO, और इनसाइड में प्रेशर Pin है, तो दोनों बराबर तो नहीं होगा, एक्सेस प्रेशर फिर से क्रिएट होगा। कितना होगा वो प्रेशर? तो अगर मैं इस मिडिल का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर जो इसके मिडिल का प्रेशर है, उसको P1 मान लूं, कितना मान लूं? तो आप Pin और P1 को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि Pin और P1 एक सरफेस से सेपरेटेड है, और अगर कोई सरफेस से सेपरेटेड हो तो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है। किधर साइड का प्रेशर ज्यादा होता है? कॉनकेव साइड का, कॉन्वेक्स साइड का कम होता है। तो आप कहां से देखोगे इसको? बाहर से, इधर से देखो, यहां से देखो। सोप बॉल के अंदर घुस करके नहीं देख सकते, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव साइड। इसको क्या बोलेंगे? इधर से कॉनकेव साइड हुआ और इधर से क्या दिखेगा? वो कन्वेक्स। तो कॉनकेव साइड का प्रेशर, तो Pin क्या होगा? P1 से, और कितने से का डिफरेंस होता है? ठीक। अब सेकंड, ये फर्स्ट सरफेस पे लिखे, किस पे लिखे हम लोग? मैं यहां लिख भी देता हूं, ये है पहला सरफेस, सरफेस 1, एट सरफेस 1 लिखेंगे, या ड्यू टू सरफेस 1। ठीक है,
अब इस सरफेस के लिए सोचिए, ये दूसरा सरफेस है, ये क्या है, दूसरा सरफेस, सरफेस 2। इसके लिए सोचिए, इसके लिए कॉन्केव साइड किधर, ये P1 हो गया कॉन्केव साइड, बोलो भाई ये सरफेस है तो इधर से देखोगे तो कॉन्केव दिखेगा नहीं दिखेगा, तो P1 हो गया कॉन्केव, इधर से देखो तो कॉन्वेक्स, तो कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो कौन ज्यादा होगा, P1 और PO में, P1 ज्यादा होगा किससे, PO से, कितना ज्यादा, एट सरफेस 2। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो -P1 + P1 कट जाएगा, तो P in - PO कितना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, इनसाइड सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। अब वाटर बबल, वाटर का एक ड्रॉप लो, तो वाटर का ड्रॉप कैसा होता है, पूरा का पूरा स्फेरिकल होता है, पूरा का पूरा, और अंदर से भरा हुआ होता है ना। तो यहां पर एक ही सरफेस है, यहां पर दो सरफेस नहीं है, एक ही सरफेस है, तो इसमें क्या है, वाटर बबल में सिंगल सरफेस है, और सोप बबल में डबल सरफेस है, दोनों में फर्क है। और इस वजह से अगर मैं इनसाइड का प्रेशर P in कहूं और आउटसाइड का PO कहूं, तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे, और इसे हम लोग पढ़ते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर बबल, इसको पढ़ते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर बबल। अब ये सब का भी प्रूफ है, जानना चाहें तो जान सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो इससे पहले एक बात और समझो, वाटर बबल किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का। और मैंने सरफेस टेंशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जो सरफेस होता है मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करना चाहता है, मैंने कहा था उसको थोड़ा देर में एक्सप्लेन भी करूंगा। स्फेरिकल शेप का होता है, व्हाई नॉट कोन, व्हाई नॉट सिलेंडर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए ये एक चुनौती रहा, सवाल रहा। आपके 12th क्लास वाले टॉपिक में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ, और वहां पर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो उनमें से एक सवाल शायद एनसीईआरटी में है भी, अगर नहीं है तो आप ये सवाल खुद से सॉल्व करके आइएगा कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम, फॉर अ कोई भी शेप आप उठाइए, उसमें से स्फेरिकल शेप जो होता है इट हैज मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर अ गिवन वॉल्यूम sphere has minimum surface area. So for a given volume, sphere has minimum surface area. और मैंने आपको क्या सिखाया था कि सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस एनर्जी जिसको U से लिखे थे हम लोग, वो कितना था, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, बोलो। ये तो कांस्टेंट है, T क्या है, सरफेस टेंशन, ये तो कांस्टेंट होता है किसी भी लिक्विड का, फिक्स्ड फॉर अ लिक्विड, फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ लिक्विड, फॉर अ लिक्विड का फिक्स वैल्यू। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया जैसे जैसे घटेगा एनर्जी भी घटेगा, एनर्जी भी घटेगा। तो मिनिमम एनर्जी कब होगा, जब एरिया क्या हो, मिनिमम एरिया क्या हो। और हर इंसान, हर नेचर का सब कुछ मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहना चाहता है। व्हाई, क्योंकि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी। मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपया हो जाए, तुरंत बोलाने लगोगे क्या करें, कहाँ खर्चा करें। और अगर मैं ऐसा कह दूं कि 1 करोड़ आज ही खर्चा करना है, सोचो, मान लो मैं दे दूं, तुम भूल जाओगे कि जेईई मेंस का एग्जाम है,
भूल जाओगे नहीं भूल जाओगे एक दिन के लिए तो मतलब बहुत आइडियल सिचुएशन, भले अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी होगा, नहीं भूलेंगे सर जबरदस्ती, लेकिन सोच मत के देखो कि अभी तुम बाहर निकले और तुम्हें एक सूटकेस से भरा हुआ नोट का बैग मिल जाए, क्या करोगे उसके बाद? उठा के भाग जाएंगे, कहाँ भागेंगे, छुपाएंगे पहले किसी को दिखे नहीं, मतलब दिमाग कैसा विचलित हो जाएगा और कोई पैसा नहीं मिलेगा, चुपचाप जाओगे घर, आराम से पढ़ाई करोगे, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसलिए कहा जाता है कि जिसके पास बहुत कम पैसा होता है, साधु कहते चैन का नींद सोता है ना, गरीब इंसान जो होता है बहुत चैन का नींद सोता है, और जिसके पास बहुत पैसा होता है बहुत ज्यादा टेंशन में भी होता है। लेकिन फिर मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये भी बोलते हैं अपने आप को कि इट्स बेटर टू क्राई इन अ लंबोर्गिनी देन अ हैट, है ना, किसी झोपड़ी में रोने से ज्यादा बेहतर है कि लंबोर्गिनी में रोए, है ना, तो पैसा हो खेल में। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं। एनीवे मतलब ये नेचर का रूल है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी and this thing in liquid is maintained by the property of surface tension. surface tension ही इसको मेंटेन करता है। This is maintained by the property of surface tension, by the property of, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जो सरफेस है वो अपना मिनिमम एरिया मेंटेन करना चाहता है ताकि उसका एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। इसलिए हम लोग डेफिनेशन में लिखे थे। और यही रीजन है कि जो वाटर बबल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। हेंस वाटर बबल इज स्फेरिकल इन शेप। क्यों? क्योंकि स्फेयर का एरिया क्या है, बोलो, सबसे कम होता है गिवन वॉल्यूम के लिए। सिलेंडर, कोन, किसी भी शेप से सबसे कम स्फेयर का होता है, इसलिए वाटर बबल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। क्लियर? तो अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें कि ये सर प्रेशर कैसे 2T/R के बराबर हो गया, तो बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं डिफरेंस। भाई आप समझिए कि अभी जो है प्रेशर P0 है, इधर P इन है, इधर PO है, तो इनसाइड का प्रेशर तो ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर बाहर से लग रहा है और इधर से प्रेशर कम लग रहा है, तो ये सरफेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज जो है उसको dr समझिए। कितना चेंज समझिए? तो अगर थोड़ा सा चेंज हो गया रेडियस तो सरफेस भी बढ़ गया, सरफेस भी बढ़ गया, इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एनर्जी भी, तो एनर्जी में परिवर्तन हुआ कि नहीं आया, एनर्जी में चेंज आया कि नहीं आया? एनर्जी में चेंज कहां से आया? हाँ, सरफेस एरिया बढ़ने से एनर्जी में चेंज आया, तो एनर्जी किसने दिया? एनर्जी कहां से आता है? वर्क से। कोई वर्क करेगा तो एनर्जी मिलेगा, तो कौन वर्क कर रहा है? तो प्रेशर, नेट प्रेशर क्रिएट हो रहा है, P in माइनस PO। इस प्रेशर की वजह से फोर्स क्रिएट होगा और उस फोर्स ने उसको dr डिस्प्लेस कर दिया है, तो वर्क क्रिएट हुआ। वही वर्क किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर। तो अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें, देखो अगले पेज में प्रूफ करके दिखाता हूं। तो प्रूफ ऑफ P in माइनस PO इज इक्वल्स टू 2T/R। तो मैं वाटर बबल के लिए कर रहा हूं, सोप बबल में खाली इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही चीज है। तो ये देखिए वाटर बबल है, ये क्या है? वाटर बबल है, जिसका अभी रेडियस कितना है? R। अभी रेडियस कितना है? और इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दिए हम dr, इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दिए dr। ठीक, ऐसा हम ये हम डेरिवेशन इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि स्कूल बच्चे जो जाते हैं 11th क्लास में, स्कूल में डेरिवेशन खूब पूछा जाता है ना। तो देखिए ना जोर का खासा, देखो इनिशियल एनर्जी कितना था? U इनिशियल लिख रहे हैं, इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। कितना एरिया?
4 पाई आर स्क्वायर इनिशियली, बोलो फाइनल एनर्जी कितना, सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई आर प्लस, और यही चीज जब हम लोग सोप बबल के लिए लिखेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, इनिशियल सरफेस एनर्जी कितना, T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सोप बबल के पास कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, तो दोनों सरफेस के पास एनर्जी होगा, दोनों सरफेस के पास, तो इसलिए 8 पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखते भी चलता हूं, फॉर अ सोप बबल इनिशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे, T इंटू, और फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे, T इंटू 8 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर। और ऐसा क्यों हुआ, डबल सरफेस, डबल सरफेस इफेक्ट, ठीक। तो एनर्जी में परिवर्तन हुआ, डेल्टा यू हुआ, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और ये कैसे आया होगा, किसी ने क्या किया होगा, वर्क किया। तो कितना एनर्जी चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो माइनस करेंगे तो देखो 4 पाई इंटू टी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 4 पाई टी दोनों में है, यहां बचेगा आर प्लस माइनस, ठीक है। और ये वर्क के बराबर होगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये 4 पाई नहीं हुआ है, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लग रहा है, पहले कितना प्रेशर नेट क्रिएट हो रहा है, तो इधर से प्रेशर लग रहा है पी इन और बाहर से प्रेशर, तो नेट प्रेशर कितना, पी इन माइनस पी, हो गया प्रेशर। फोर्स होता है प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स क्या होता है, हम देखो दो वर्ड यूज किए, सरफेस एरिया और दोनों में फर्क है, दोनों में। जैसे अगर मैं एक रॉड ले लूं, मैं एक मार्कर से समझाता हूं आपको, देखिए ये रॉड है, अगर मैं यहां पे प्रेशर लगाऊं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो फोर्स लिखेंगे प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मुझे इस एरिया से मतलब होगा क्या, लेकिन अगर मैं इस रॉड का सरफेस एनर्जी लिखूं, मतलब रॉड के शेप का अगर लिक्विड है और सरफेस एनर्जी लिखना है, तो वो होगा सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, तो उसमें ये वाला एरिया लिखना पड़ेगा, ये वाला भी लिखना पड़ेगा, ये वाला भी लिखना पड़ेगा, टोटल सरफेस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो ध्यान देना है, जब हम लोग सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं तो जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया, और ये वाला एरिया कौन सा लिखेंगे। तो सर दोनों अलग अलग होता है क्या, स्फीयर में तो दो सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो एरिया कौन सा एरिया कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया फोर्स, बोलो, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी आर। समझ में आया। तो ये मैंने लिखा है फोर्स, और ये क्या लिखा है, तो देखो वाटर बबल में आपको ये दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही लगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और सरफेस एरिया का, लेकिन सोप बबल में यही फर्क मिलेगा। सोप बबल में जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे एनर्जी का डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस तो यही लिखेंगे, T इंटू 4 पाई T इंटू डेल्टा U इज इक्वल्स टू, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 8 पाई T इंटू R प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन जब उधर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पी इन माइनस पीओ, पी इन माइनस इंटू एरिया, और एरिया यही लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहां 8 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो ये फर्क है दोनों में। इसी वजह से देखो यहाँ 8 है, इस 4 पाई से 2 बार में कटेगा, और यहाँ पे 4 पाई दोनों कट जाएगा। तो काट के देखो, काट के देखिए भाई, ये 4 पाई से 4 पाई कटा, और कुछ कटेगा क्या, देखो कटेगा कुछ और, t इंटू ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, और वो इस आर स्क्वायर से गया काम से,
फिर बी स्क्वायर, dr स्क्वायर, dr तो बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर वो भी गया काम से, 2ab खाली बचेगा, 2r dr। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इधर क्या बचा, p in माइनस po इंटू आर स्क्वायर dr। बोलो, तो काटपीट करिए थोड़ा सा। इस वाले dr से ये वाला dr गया काम से, और एक r से ये r भी गया, तो इस r को इधर भेज दो, तो क्या मिला मुझे, 2t/r इज इक्वल्स टू p in माइनस po। एक्सेस प्रेशर प्रूफ हो गया, 2t/r क्यों होता है। और इस केस में सोप बबल में अगर यही चीज लिखेंगे आप, तो क्या मिलेगा मुझे, सोप बबल में अगर मैं सेम चीज करूं, ये वाले स्टेप के बाद यहां लिख रहा हूं, देखो 8πt इंटू ये वाला तो यही कैलकुलेशन है, तो क्या मिलेगा, 2r dr मिलेगा जी, इज इक्वल्स टू इधर p in माइनस po और इधर 4πr स्क्वायर dr, 4πr स्क्वायर। काटपीट करिए, देखिए क्या मिलेगा काटपीट करने से, ये 4π से 8π कितने बार में कटा, dr से dr कटा, एक r से ये एक r भी कट गया, तो इधर में एक r बचा रहा, तो वो नीचे आएगा, और यहाँ पे देखो 2t इंटू 2 है, तो कितना हो जाएगा, तो p in माइनस po कितना होता है, ठीक। तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर 4t/r होता है, जबकि वाटर बबल में 2t/r होता है। ये प्रूफ, ये क्या है, ये डेल्टा यू क्या है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो हम लोग क्या सीखे कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एनर्जी होता है, सरफेस टेंशन की वजह से कर्वेचर, कर्व्ड सरफेस के दोनों साइड प्रेशर सेम नहीं होता है, कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड का, और एक सरफेस अगर है तो कितना का डिफरेंस होता है, 2t/r। कितने का डिफरेंस होता है, 2t/r। इसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं, और इस वजह से अलग अलग शेप के मिनिस्कस बनते हैं, ये हमने दिखाया, ठीक। और एक और इफेक्ट सामने देखने में आता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज एंड फॉल। तो क्या होता है, जब आप ऐसा कोई लिक्विड है, और कैपिलरी होता है एक छोटा सा ट्यूब, पतला सा ट्यूब, ठीक है, पतला ट्यूब को क्या बोलते हैं, और ट्यूब जो होता है दोनों साइड से खोखला होता है, दोनों साइड से क्या होता है, कभी चापाकल गलाते हुए देखे हो गांव में, अगर कभी नहीं देखे हो कोई तो YouTube पे जाके सर्च कर लेना, हिंदी में सर्च करना चापाकल कैसे गलाया जाता है, पता नहीं, हम लोग तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, चलाया नहीं जाना है भाई, गलाया जाना है, मतलब चापाकल इंस्टॉल कैसे किया जाता है, आप लोग चलाना सोच रहे थे, बोरिंग बोरिंग कैसे किया, तो चापाकल कैसे बोरिंग किया जाता है मैं बताता हूँ। अब न्यू टेक्नोलॉजी कुछ नया होगा तो नहीं पता, हाँ मशीन से होता है। अच्छा, पहले गांव में क्या होता था, हम लोग को कैसे मिस्त्री लोग एक दिन लगता था पूरा और मतलब ये बहुत बड़ा इवेंट होता था कि उसके घर में चापाकल गलाया जा रहा है ना, बहुत बड़ा इवेंट होता था, उसके सब लोग देखने आते थे, चापाकल हो रहा है, चापाकल उसके घर में लग जाएगा तो जब चाहे पानी निकाल सकता है। मुझे बचपन की कुछ मेमोरीज याद है। तो क्या था, हम लोग के घर में चापाकल जब गलाया जा रहा था तो एक गड्ढा खोद दिया था छोटा सा, इतना बड़ा सा, और उसमें पानी भर देते वो लोग ताकि उसकी मिट्टी जो हो जाए क्या हो जाए, गीली हो जाए। और फिर एक ये लेते हैं पाइप, ठीक, पाइप जो पाइप को अंदर भेजना है। यहाँ तो रांची में हम लोग बहुत चापाकल गलाना बहुत मुश्किल है उस मेथड से, वहाँ पे तो मिट्टियाँ हैं, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, कटिहार डिस्ट्रिक्ट की, और नदी बहुत कम है, तो 25 फीट 30 फीट अंदर में पानी मिल जाता है, और भी कम में, कभी कभी 20 फीट में भी मिल जाता है। क्योंकि मेरे घर के जस्ट जहाँ मेरा गांव है कुलसेला, बहुत फेमस है, वहाँ पे कोसी और गंगा का संगम होता है। हाँ, कोसी आप जानते होंगे बिहार का सूखा आता है, तो वहाँ पे बहुत पास में है तो बहुत जल्दी मिल जाता है। यहाँ पे 300 फीट नीचे पानी है, इतना नीचे, और पत्थर है पूरा। तो यहाँ पे वो मेथड शायद ना चले, तो वो क्या करते थे, पाइप लिए और पाइप को उसमें डाल दिए, गड्ढे में थोड़ा सा दबा करके डाल दिए, और फिर उसको ऊपर नीचे करते थे। वही कैपिलरी ट्यूब है। क्या है वो? कैपिलरी ट्यूब। पाइप जो है पतला सा, वो क्या हो गया, अब वो पाइप में पानी भी इन गया,
पानी कैपिलरी ट्यूब दोनों तरफ से खोखला है और नीचे पानी था उस गड्ढे में, पहले पानी डाल देता है ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए, गीली हो जाए, पाइप को डालना आसान हो। तो वो क्या होगा, जैसे ही आप नीचे जाते उसको करते हैं तो उसमें पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और वो ऊपर आके फिर उधर नीचे गिर गया। ऐसा वो पहले हाथ बंद करके रखते हैं ताकि प्रेशर उसका क्रिएट हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लगे। तो पानी क्या होते जाता है, हमेशा ऊपर आते जाता है, तो वो धीरे धीरे नीचे जाते रहता है और पानी अपने साथ मिट्टी ले करके नीचे आता है, वो मतलब मिट्टी ले करके ऊपर आता है नीचे से, तो मिट्टी निकलते जा रहा है और वो पाइप अंदर, तो इतना लंबा पाइप से शुरू किया तो वो धीरे 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 इतना छोटा हो गया। तो उसके ऊपर फिर एक वो कनेक्टर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा पाइप डाले, फिर से वो काम किया, तो फिर से नीचे जाते गया और अपने पानी के साथ क्या निकालते गया, मिट्टी निकालते। बहुत सिंपल से इस फिजिक्स के प्रिंसिपल पे, वो मजदूर को नहीं पता होगा इसको कैपिलरी राइज कहते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से चापाकल 30 फीट 25 फीट अंदर पाइप डाल दिया जाता है। यहाँ तो मशीन से होता होगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग ये कैपिलरी राइज का फेनोमेनन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैपिलरी क्या होता है, समझ गए ना? कैपिलरी किसको बोलते हैं? इधर थिन ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट जो दोनों एंड से खुला हुआ हो उसे थिन ट्यूब कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम से बनाए, ये मान लीजिए वो लिक्विड है, पानी आप समझ सकते हैं, ठीक, और इसमें आपने वो ट्यूब डाला, ऐसे इस कैपिलरी ट्यूब को डाला। अब जैसे ही आप कैपिलरी ट्यूब डालेंगे तो लिक्विड में थोड़ा सा परिवर्तन होगा यहां के सरफेस में। अभी मैंने आपको बताया कि इस ट्यूब के और इस लिक्विड के नेचर की वजह से अलग अलग शेप का मिनिस्कस बनेगा। तो यहां पर फ्लैट मिनिस्कस भी बन सकता है। तो अगर मिनिस्कस फ्लैट बना, फ्लैट मिनिस्कस बना, किसमें बनता है? अभी हम लिखे थे एग्जांपल, पानी को अगर चांदी के बर्तन में रख दो तो अगर फ्लैट मिनिस्कस बना तो नो कैपिलरी राइज, तब कोई कैपिलरी राइज नहीं होता। क्यों नहीं होता भी समझेंगे। अगर मिनिस्कस कॉनकेव बन गया, कॉनकेव मिनिस्कस बन गया तो क्या होगा? कैपिलरी राइज कर जाएगा, कैपिलरी। और अगर कॉन्वेक्स बना, जो कि किसमें बनता है, कल पूछा था कि नहीं देखते कभी, सिल्वर के बर्तन में अगर मरकरी डाल दोगे तो कॉन्वेक्स बना तो कैपिलरी फॉल कर जाता है। कैपिलरी मतलब वो नीचे चला जाता है पानी। और अब ऐसे क्यों होता समझिए। अगर फ्लैट मिनिस्कस बना, ऐसा बन गया फ्लैट सा, सुनेगा ध्यान से, यहां पर कौन प्रेशर लगा रहा है? एटमॉस्फेयर, पीओ। यहां पर भी कौन प्रेशर लगा रहा है? खाली है ना पूरा, एटमॉस्फेयर, पीओ, ठीक है। और ये क्या है? सरफेस है, फ्लैट सरफेस के दोनों साइड प्रेशर क्या रहता है? दोनों साइड प्रेशर सेम है, इसलिए सरफेस एज इट इज रहेगा, ठीक। लेकिन अब जरा इमेजिन करिए कि ये सरफेस ऐसा हो, ठीक। यहां पर प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। यहां पे भी ये कॉनकेव साइड हुआ। इधर कौन सा साइड है? कॉन्वेक्स साइड। किधर साइड का प्रेशर ज्यादा होता है? ये ज्यादा है और ये कितना कम होता है? 2T बार। डिफरेंस कितने का होता है? तो इसको क्या लिखोगे? P0 माइनस 2T बार। क्या लिखोगे? अब देखो ये जो पॉइंट है ये मैंने बहुत नीचे डाउन कर दिया है, और ये पॉइंट लगभग एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा प्रेशर का। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइट है, इस हाइट की वजह से बहुत कम प्रेशर चेंज होगा। तो यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर में क्या हो गया? बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया। और हमने पढ़ा है कि स्टैटिक लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? तो यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम रहना चाहिए। अगर नहीं प्रेशर सेम रहेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ तो कम हो गया। अगर कम हो गया प्रेशर तो इस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो
तो कब कैसे बढ़ेगा? अगर यहाँ कुछ लिक्विड आ जाए तो बढ़ जाएगा। जैसे ही आप डालते हैं ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है। क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन हमें देखने को मिलता है? कैपिलरी राइज, ऊपर राइज कर गया। और अब सिचुएशन कैसा दिखने लगता है? ये कैपिलरी यहां तक आ गया और अब ये सरफेस फ्लैट हो गया। ठीक, अब अगर ये h हाइट राइज किया, कितना हाइट राइज किया? h हाइट। तो अब देखो बाहर से प्रेशर कितना? PO। यहां का प्रेशर कितना? PO माइनस 2T बार, बोलो। और यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा? PO माइनस 2T बार प्लस H रो जी। और यहां का प्रेशर, ये कहां लिख रहे थे? एक ही डायग्राम में कर दी तो थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो अब यहां का प्रेशर बताओ कितना होगा? यहां का प्रेशर है P नॉट माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? और ये पॉइंट क्या है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो प्रेशर कितने के बराबर होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या होना चाहिए? तो इसको टू सेम कर दो। P नॉट कट गया, 2T/R किसके बराबर आ गया? H रो जी। तो यहां से लोग H निकाल सकते हैं। H कितना हो जाएगा? हाइट कितना हो जाएगा? 2T/R। इसमें टर्म्स जानिए, ये H क्या है? हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। कैपिलरी कितने देर तक राइज करता है, कितने हाइट तक राइज करता है वो। ये T क्या है? सरफेस टेंशन। ये तो कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन क्या होता है? रो क्या है? डेंसिटी। ये भी क्या है? कांस्टेंट। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ये चीज कांस्टेंट नहीं होता, ये चीज तो वेरिएबल है। मेनिस्कस का रेडियस तो कुछ भी हो सकता है ना? तो ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो इसके ऊपर आईआईटी ने 2 बार सवाल पूछे। और क्या पूछा है? अभी रिसेंटली 2018 में तो बहुत बुतरू वाला सवाल पूछ दिया। बोला कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये सब काम जो है, मान लो कंटेनर में रखा हुआ, ये काम हम जमीन पे एक बार किए और एक बार एक लिफ्ट में किए, जो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इसमें किए। तो बताइए दोनों केस में हाइट अगर एक में h1 है दूसरे में h2 है तो क्या रिलेशन होगा? सेम तो नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि जब लिफ्ट में करेंगे तो G इफेक्टिव लग जाएगा। G के जगह क्या लग जाएगा? और अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो G इफेक्टिव होता है G+A। अगर A से ऊपर जा रहा है तो कितना होता है? G+। हम लोग नॉर्मल में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन में नॉर्मल में लिखे थे कि अगर लिफ्ट में ऊपर जाता है तो रीडिंग कितना हो जाता है? mg नहीं होता है, m × G+A हो जाता है। और अगर नीचे आता हो G-A। तो उसी हिसाब से बता देंगे हम लोग कि अगर लिफ्ट ऊपर एक्सलेट कर रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो हाइट पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पक्का? ये 2018 में एडवांस ने पूछा। दूसरा बात देखिए, H वेरिएबल है, कैपिटल R भी वेरिएबल है। दोनों का प्रोडक्ट अगर लिखे HR कितने के बराबर होगा? जो कि कांस्टेंट, जो कि तो अब सुनिएगा, अगर मान लो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, पानी में डाला ट्यूब, और ट्यूब मैंने लिया 10 सेंटीमीटर का। कितना लिया? तो मैंने देखा कि 5 सेंटीमीटर इसमें कैपिलरी राइज किया। कितना हाइट तक राइज किया? 5 सेंटीमीटर तक। फिर हम उस 10 सेंटीमीटर वाले ट्यूब को हटा दिए, उसमें 5 सेंटीमीटर राइज किया, हटा दिए। हमको पता चल गया कि इस ट्यूब में कितना राइज करता है। हम ट्यूब हटाए और अब एक छोटा सा ट्यूब पतला 3 सेंटीमीटर का लगा दिए। मटेरियल वही है, सब कुछ वही है। जैसे ही आप उसमें डाले तो वो मेनिस्कस राइज करना शुरू किया। कितना राइज करना था उसको? 5 सेंटीमीटर। तो वो जब 3 सेंटीमीटर तक पहुंचा तो उसको देखा, करे मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां गया?
समझ रहे हैं? जो सरफेस से कांटेक्ट था वो गायब होने लगा। तो सोचा करे रुको 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 रुको, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ऊपर कुछ, तो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। जब h का वैल्यू कम हो जाता है, सफिशिएंट हाइट ना हो, तो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाने लगता है ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे। तो अगर आप अगर सही में कैपिलरी 5 सेंटीमीटर राइज करना था और आप इनसफिशिएंट लेंथ का ले लेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर नहीं राइज करेगा। या ऐसा भी नहीं हो कि वहां से पानी बाहर निकल जाए फाउंटेन के शेप में, या पानी निकल के इधर उधर टहल टहल के गिरने लगे, कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर तक राइज करेगा और पानी को पता चल जाएगा, लिक्विड को मतलब पता चल जाएगा ऊपर हाइट, तो वो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करने लगता है, एडजस्ट कर लेता है ताकि ये प्रोडक्ट क्या रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी विथ इनसफिशिएंट हाइट। कैपिलरी विथ इनसफिशिएंट हाइट में वो बाहर नहीं गिरता। लेकिन देखो ये तो बात हो गई, ये दोनों सवाल पूछा गया है आईआईटी में, दोनों सवाल आईआईटी में पूछा गया कि अगर कम हाइट का ले लेंगे तो क्या हो, तो कुछ नहीं होगा, वो पानी वहीं तक जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बार बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल सकते हैं दूसरे टर्म्स में, और इसको जूरिन ने निकाला था, तो उसको हम लोग जूरिन्स लॉ कहते हैं। जूरिन ने कहा कि भाई देखिए ये जो ट्यूब है और ये वो सरफेस, थोड़ा सा हम बड़ा दिखा रहे हैं ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो यहां पर जो ऐसे टेंजेंट होता है और ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा से। ठीक, अब ये तो टेंजेंट है सरफेस पे, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो रेडियस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और इधर भी टेंजेंट बनाएंगे तो ये रेडियस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, दोनों रेडियस जहां मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं और ये वर्टिकल लाइन, तो क्या मैं इस लेंथ को स्मॉल r से लिख दूं जो कि रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब होगा। r क्या होगा, रेडियस ऑफ। अब जरा अपना क्लास 6-7 का थोड़ा सा एंगल का ज्ञान याद करिए, देखिए ध्यान से, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल, तो ये पूरा एंगल कितना 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस। अच्छा अगला बताना, देखो ये टेंजेंट और रेडियस, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो इधर वाला अगर 90 माइनस थीटा सी, तो ये कितना थीटा सी होगा कि नहीं होगा। इस वाले ट्रायंगल को फिर से देखिए, ये हो गया r, ये स्मॉल r, और ये कितना, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं क्या, क्या लगाओगे, क्या लिखोगे, cos थीटा सी इज इक्वल्स टू स्मॉल r बाय, तो कैपिटल r का क्या फॉर्मूला हम लिख पाएंगे, स्मॉल r बाय। तो अगर हम ये वाला बात इनपुट कर दें तो देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, h का हमने फॉर्मूला लिखा था 2t बाय कैपिटल R रो जी था। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 2t बाय कैपिटल R के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r रो जी और cos थीटा सी। तो ज्यूरिन ने ये बताया कि ये जो h है वो ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को हम लोग ज्यूरिन्स लॉ कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ज्यूरिन्स ने अपनी स्टडी में बताया कि ये जो h है वो स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब अगर पतला ट्यूब लोगे तो कैपिलरी राइज ज्यादा होगा, और मोटा ट्यूब लोगे तो कम राइज होगा। ठीक, तो इसलिए चापाकल गलाते हुए पाइप पतला लिया जाता है, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा पाइप डाल देंगे बहुत सारा पानी एक बार में निकलेगा। ठीक है, क्यों, उसमें हाइट क्या होता है, बहुत कम। क्या ये बात समझ में आ गया। लेकिन जितना बात पढ़े हम लोग, सब बात में गलती हो गया, मतलब हमसे, मेरी तरफ से नहीं हुआ, जिन्होंने ये सब स्टडी किया तो सब एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन में बेसिक ज्ञान भूल गए। और बेसिक ज्ञान क्या भूल गए, बेसिक ज्ञान ये भूल गए कि भाई यहां पर जो प्रेशर लिखा गया वो प्रेशर इसके मास की वजह से भी तो कुछ हुआ होगा, उसको तो काउंट किया ही नहीं।
उसको तो काउंट किए नहीं, तो उसको भी अगर अकाउंट में लिया जाए तो उसे कैपिलरी राइज करेक्शन कहते हैं। और बस फॉर्मूला याद रखना है। तो मास की वजह से अगर करेक्शन ले लें, इफ weight of liquid is also taken into consideration, then h का वैल्यू आता है 2t cos थीटा बाय स्मॉल r रो g माइनस r बाय ये थीटा सी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये जो पीछे फॉर्मूला लिखे थे इसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। कैपिलरी राइज का ही फॉर्मूला क्या बोलते हैं? एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, और ये भी स्कूल में खूब डिराइव करने आता था। हालांकि आप तो नीट जेईई मेंस आईआईटी में इस पे सवाल पूछे रहेंगे आपसे, डेरिवेशन नहीं आएगा। अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस रहता तो सेम इवेंट होता, वो कैपिलरी राइज ना करके क्या हो जाता? फॉल कर जाता। फॉर्मूले सेम रहते, फॉर्मूले सेम रहते, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है सब कुछ। ठीक है, यही क्या है? सरफेस टेंशन है। तो हम लोग अगले क्लास में, आखिरी क्लास होगी, उसमें हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका फ्लूइड का ज्ञान लगभग कंप्लीट हो गया। इस पर खूब मेहनत करिए, खूब क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।